मेरा नाम समा है। मेरी नई नई शादी हो चुकी थी और मैं रसोई में खाना बना रही थी। तब मेरा देवर रसोई में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी, मेरी भी शादी करवा दो, मुझे भी शादी करनी है। मैंने देवर की तरफ पलटकर देखा और देवर से पूछा कि देवर जी, आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। तभी देवर जी मेरी ओर देखने लगे। जब देवर जी मेरी ओर देखने लगे तो मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा। देवर जी मुझे सर से पांव तक ताकते ही रहे और मुझसे कहने लगे कि भाभी, मुझे आपकी जैसी ही बीवी चाहिए, वो भी हूबहू आप ही चाहिए। मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे पति भी बाजू में ही बैठकर खाना खा रहे थे। मैं तुरंत किचन से बाहर आई और बाहर आकर अपने पति के बाजू में बैठ गई। मेरा देवर भी पता नहीं क्यों खाना लेकर आया और मेरे बाजू में बैठ गया। मेरा पति यह सब कुछ देख रहा था। मेरी सासू माँ भी सामने ही बैठी हुई थी, वह भी खाना खा रही थी। मेरे पति उसे कहने लगे कि एजाज, बस करो, मजाक बहुत हो गया, बाजू में आओ और इधर बैठो। एजाज की नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा चुभा करती थी। मैं एजाज से जितना हो सके उतना दूर ही रहा करती थी क्योंकि एजाज बार बार मुझे बहुत ही बदतमीजी से बातें करता था। जब भी आता मेरे पास वह कुछ न कुछ घटिया बात करता और वहाँ से चला जाता और उन बातों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती चली जा रही थी। एक दिन मैं अपने बेडरूम में अपने बाल बना रही थी क्योंकि नई नई शादी थी, इसलिए मैंने नया सूट भी पहन रखा था। मेरे पति आने का समय हो चुका था, इसलिए मैं अपने आप को संवार रही थी। मैंने बहुत ही प्यारा कलर का सूट पहना था। तब तक एजाज मेरे कमरे में आया। मैंने उसे बड़े गुस्से से देखा और उससे कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले एक बार दरवाज़ा नॉक किया जाता है। इतना भी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। आज मेरे लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। गुस्से में मैंने उसे डांट दिया, लेकिन फिर भी एजाज कमरे में ही रुका रहा और मुझसे बातें करने लगा। भाभी, आप सचमुच बहुत ही प्यारी हो, मुझे आपकी तरह ही एक कमसिन कली चाहिए। मैं एजाज को बहुत गुस्से वाले लहजे में कहा कि तुम अभी के अभी मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं आपकी माँ से शिकायत कर दूंगी। क्या आप मेरे कमरे में आते हो और मुझसे ऐसी घटिया बातें करते हो। तब तक मेरा पति रुझान भी आ गया। रुझान मुझे देखने लगा और मुझसे कहने लगा कि क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि आपका भाई कब से बेडरूम में है, वह जा ही नहीं रहा है। 5 मिनट हो गए हैं मैं उसे समझा रही हूँ कि तू मेरे कमरे से निकल जा। तब तक एजाज मुझसे कहने लगा कि अरे नहीं भाई, मैं तो 2 घंटे से भाभी के पास ही खड़ा हूँ और हम लोग बातें कर रहे हैं। रुझान ने बड़े गुस्से से मेरी ओर देखा। मैंने रुझान को कहा नहीं, यह झूठ बोल रहा है, लेकिन एजाज फिर भी मेरे पति से कहने लगा, अरे भाई, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं तो 2 घंटे से भाभी के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। मैं फिर भी रुझान को कहा, रुझान यह झूठ बोल रहा है। तभी मेरे पति ने गुस्से में एजाज से कहा कि एजाज, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरे पति आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। शायद मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो रहा था। मैं और रुझान आज घूमने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं रुझान का मूड अचानक से खराब हो गया और उसने कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। मैं किचन में चली आई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे मेरे देवर की वजह से मेरा पति रुझान मुझ पर शक करना शुरू ना कर दे।
क्योंकि मेरा पति कुछ ज़्यादा ही शांत स्वभाव का था। उसे बिल्कुल भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। वह हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वह बस सबसे कम से कम रखा वह बस सबसे काम से काम रखता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, टाइम पर खाना खाना और टाइम पर सो जाना। मेरा पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे पति को बिल्कुल भी झूठ बात पसंद नहीं थी। इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था एजाज, क्योंकि बार बार झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैं यह सब सोचते सोचते चाय बना रही थी। चाय बनकर रेडी हो गई, लेकिन मेरे याद में ही नहीं रहा कि मुझे रुझान को चाय ऊपर ले जाकर देनी है। मैं चाय लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ही मेरा देवर भी आकर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही मैं बैठ गई, रुझान भी ऊपर से नीचे आया और मेरे बाजू में बैठ गया। मेरी सासू माँ सामने ही बैठी हुई थी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि मेरी भांजी की जगह तुमने ले ली है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर हो। बस वह मेरी भांजी की वजह से ही हो। मेरी भांजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मेरी भांजी को मलेरिया हो गया और यह जान से गई, वरना आज तुम्हारी जगह रुझान की पत्नी मेरी भांजी होती। और तब तक एजाज बोला कि यह मेरी बीवी होती। सासू माँ एजाज के चेहरे पर देखा और उसके पीठ में जोर से गुड्ढा डाला और उसे कहा कि यह तुम्हारी भाभी है। तुम अपने भाभी के बारे में ऐसी बातें ना करो तो ही अच्छा है। रुझान मेरी ओर गुस्से से देख रहा था। मैं और रुझान बेडरूम में सोने के लिए चले गए, लेकिन रुझान का मूड आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रुझान मेरे उखड़ा उखड़ा ही नजर आ रहा था। रुझान ने मेरी और पीठ की और सो गया। सुबह मैं जब उठी तो रुझान मुझसे बातें नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन रुझान आज भी मुझसे ठीक से बातें नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था रुझान को कहीं एजाज के ऊपर शक तो नहीं हो रहा है। रुझान कहीं मेरे और एजाज के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है। यह सब सोचते सोचते मैं बहुत ज़्यादा पागल होती चली जा रही थी। मुझे एजाज का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एजाज की वजह से हम पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे। मैंने रुझान को जैसे तैसे कर मना लिया। रुझान भी मान गया और मुझे बड़े प्यार से कहने लगा कि देखो, गली मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा गुंडे मवाली रहते हैं। तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। तुम कभी भी किसी लड़के से बात मत करना। और मेरे पति रुझान मुझसे कहने लगे कि देखो, आज मैं तुम्हें सख्ती से वार्निंग देता हूँ कि तुम एजाज से दूर रहना और एजाज से बात बिल्कुल मत करना। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, क्योंकि मैं भी एजाज से पीछा छुड़वाना चाहती थी कि एजाज मुझसे बात ना करे और कहीं दूर चला जाए। एजाज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एजाज का यूनिवर्सिटी बस सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही रहा करता था और दिन भर फिर एजाज घर पर ही पड़ा रहता। मुझे एजाज से कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। सास एक दिन मेरे पास आई और मुझे रोते रोते कहने लगी कि मेरी बहन का फ़ोन आया है और मुझे मेरी बहन के घर पर जाना होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। मैं 8 दिन में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम घर का और मेरे एजाज का और मेरे रुझान का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ऐसा कहकर सासू माँ ने पैकिंग शुरू की और देखते देखते मेरी सासू माँ तुरंत घर से निकल गई। सासू माँ के जाते ही एजाज बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरे पास आकर कहने लगा,
भाभी, आज तो तुम मेरे हवाले हो गई। मुझे इजाज़ से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। सासू माँ के जाते ही मैं किचन में गई और जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, क्योंकि मेरा पति जल्दी खाना खाना पसंद करता था। उसे देर से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति का आने का समय भी हो चुका था, इसलिए मैं किचन में गई और रोटी बनाने लग गई। तब तक मेरा देवर पीछे से आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी, आज तो तुम बड़ी हॉट लग रही हो। क्या बात है, आज माँ गांव गई हैं तो तुम भैया के साथ कुछ कहीं जाने का प्लान बना रही हो। मैं एजाज को देखा और एजाज से कहा कि देखो, तुम अपने काम से काम रखो। ज़्यादा मेरे मामले में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी कि तुम मेरा हमेशा पीछा करते हो और मुझे गलत गलत बात क्या करते हो। तभी एजाज बड़े प्यार से मुझसे कहने लगा कि जो मेरी शिकायत भाई से कर दी, मुझे एजाज से बहुत डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर बाहर आकर बैठ गई। लेकिन एजाज भी मेरे पीछे पीछे ही आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे आज कुछ हद से ज़्यादा ही डर महसूस होने लगा था, क्योंकि आज रुझान का आने का वक्त भी हो गया था। अगर रुझान मुझे और एजाज को कमरे में अकेला देखा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रुझान ही आया हुआ है। रुझान को आते ही मैं पानी दिया और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन एजाज रुझान के आगे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं रुझान आज मुझे जान से ना मार दे। लेकिन रुझान आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था। आते ही उसने मुझसे पूछा कि माँ कहाँ है। मैंने कहा, माँ आपकी गांव गई हैं। आपकी खाला की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए आपकी माँ खाला के वहाँ पर चली गई हैं। आपकी माँ ने कहा है कि मैं 1 महीने के अंदर चली आऊँगी। आप अपना ध्यान रखना, ऐसा आपको कह दिया है। रुझान आज कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे, इसलिए उन्होंने खाना खाया और खाना खाते ही साथ ही अंदर चले गए और जाते ही सो गए। मैं नीचे किचन का सामान ठीक से रख रही थी। मैं बर्तन धोए और मैंने बर्तन धोकर ऊपर जाने लगी। तब तक एजाज आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी, देख लेना, अब 1 महीने तक तुम मेरे हवाले हो। एजाज मुझे कुछ हद से ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एजाज का मुंह तोड़ दूं, लेकिन वह मेरा देवर था। मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बस उसे इतना ही कहा कि तुम आज के बाद मेरा नाम नहीं लोगे और मेरे आसपास नहीं घूमेंगे। तब एजाज बड़े गुस्से में मुझसे कहने लगा, याद रखना, इसका बदला मैं आपसे ज़रूर लेकर रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात की है। आज रुझान ऑफिस के लिए कुछ जल्दी ही निकल चुके थे। मैं भी जल्दी उठी और रुझान के लिए टिफ़िन बना कर दे दी, क्योंकि रुझान को ऑफिस का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रुझान अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते थे। रुझान ऑफिस के चले जाने के बाद मैं भी नीचे आकर खाना बनाने में लग गई, क्योंकि देवर अभी घर पर ही मौजूद था। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था कि देवर और मैं घर पर अकेले ही हैं, क्योंकि अगर रुझान को यह वाली बात पता चली तो रुझान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। मेरे देवर ने आज कॉलेज बंद कर दिया था और घर पर ही रुका था। मैंने देवर से पूछा कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तो मेरे देवर ने आज मुझे बड़ी ही कमीनी इस्माइल दी और बेडरूम में चला गया।
मुझसे कहने लगा कि चाय बनाकर रेडी रखना, मैं अभी नहा कर आता हूँ। पता नहीं सुबह से देवर मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और मैं अकेले ही बैठकर खाना खाया और मैं टीवी देखने लगी। मुझे दोपहर की टीवी सीरियल देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी सीरियल देखने में मग्न हो गई। मैंने थोड़ी देर टीवी देखा और सीधा बेडरूम में जाकर सो गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने देखा कि किसी ने मेरे बदन पर हाथ डाला हुआ है। मैं पलट कर देखा तो मेरा देवर था। मैं जोर से चीख पड़ी और चीखते चीखते दरवाजे की ओर भागने लगी। तब तक सामने से रुझान आ गए। मैं रुझान को बहुत जोर से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि रुझान तो रात के 10 बजे लौटकर आते थे और आज तो दोपहर को 2 बजे ही थे और रुझान घर वापस आ चुके थे। मेरा देवर बड़ी कमीनी स्माइल दे रहा था। मेरे देवर ने शर्ट नहीं पहना था, उसने बस नीचे पैंट पहनी हुई थी। यह सब देखकर रुझान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने रुझान के पैर में गिरकर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, रुझान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की। तुम्हारे भाई से पूछो। लेकिन एजाज बड़ी कमीनी स्माइल दे रहा था, इसलिए रुझान को यकीन हो गया कि यह सब मेरा ही किया धरा है और रुझान ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और मुझे मेरे मायके भेज दिया। मुझे मेरे मायके में आकर अब 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में मुझे रेजान ने कॉल भी नहीं किया था, ना ही कोई मैसेज डाला था। लेकिन एक दिन मैं दरवाजे पर बैठकर मेरे रुझान का इंतजार कर रही थी, लेकिन रुझान मुझे लेने के लिए ही आया नहीं। तभी मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, रुझान और एजाज मेरे घर पर आए हुए हैं। मैं रुझान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन एजाज को देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई, क्योंकि मैं एजाज का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और एजाज मेरे सामने आ चुका था। मुझे बड़े तेज का गुस्सा आ रहा था कि एजाज घर पर आ गया। सासू माँ आते ही मेरे दोनों हाथ को थामने लग गई और मुझसे माफ़ी मांगने लग गई। सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे यह सारी बात पता नहीं थी। मैं कल ही यहाँ आई हूँ, तब मुझे पता चला कि रुझान ने तुम्हारे साथ क्या किया है और इसमें एजाज का कितना बड़ा हाथ है। तभी एजाज मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वह मुझसे कहने लगा कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें पहले से ही मेरी माँ ही मानता हूँ, लेकिन भाई का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही सख्ती वाला था, इसलिए मैं भाई का स्वभाव चेंज करना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई एक दिन मेरे ऊपर ही शक करेंगे। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी कि देखो बेटा, एजाज बहुत ही प्यारा लड़का है। वह कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। वह मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि एजाज पहले से ही बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का लड़का था। यह हमेशा से ही तुम्हारे साथ मजाक किया करता था और उसने जो हरकत तुम्हारे साथ की थी, उसने मुझे वह सारी हरकतें बता दी थी और वह मुझसे हमेशा कहता था, देखो, मैं आज भाभी के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। और आज भाभी बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे चिल्ला रही थी। रुझान मेरे पास आए और मुझे ज़ोर से गले लगाकर कहने लगे कि क्षमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम्हें घर से निकाल दिया था और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी थी। मुझे इस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे अपने भाई पर
और तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई को पता था कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा शक्की इंसान हूँ, इसलिए मेरे भाई ने तुम्हारे साथ यह खेल खेला था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने मेरे भाई से सब कुछ पूछा। तब मेरे भाई ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक किया था। लेकिन मैं किस मुंह से तुम्हें लेने के लिए आता, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए 3 महीने तक आया नहीं। लेकिन मैं 3 महीनों से सोया तक नहीं। जब माँ आई तब मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने माँ से भी माफ़ी मांगी और मैंने माँ को कहा कि मुझे आज ही समा को लेने जाना है। तब माँ भी जल्दी से मान गई और हम सब यहाँ पर चले आए। मैं अब रुझान के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कोशिश करती हूँ कि रुझान कभी भी मुझ पर शक ना करे। इस तरीके से मैं रहती हूँ, लेकिन रुझान ने मुझे यकीन दिलवाया है क्यों कभी भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि रिश्तों की डोरी इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि किसी ने हल्का सा भी धक्का दिया और वह रिश्तों की डोर टूट जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।